Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease, right? So as the name suggests, chronic मतलब कि लॉन्ग टर्म है और क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, मतलब कि जो हमारा एयर फ्लो है ना, एयर फ्लो में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। एयर फ्लो मतलब कि जो बेसिकली हमारा नोज हो गया, ट्रेकिया हो गया, हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, हमारा एल्वियोली हो गया, हमारे जो लंग्स के जो पेरेन्काइमा हो गया। सो बेसिकली हमारा एयर अंदर जाता है एंड एयर बाहर आता है, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है, डेट इज द हमारा जो एयर फ्लो प्रॉपर होता है। सो अगर एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, डेट इज बिकॉज लॉन्ग टर्म से धीरे धीरे डेवलप होगा एंड एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, डेट इज COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मतलब कि बेसिकली जो हमारा एयर फ्लो, हमारा ब्रोंकाई हो गया, हमारा क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल्स हो गया, एल्वियोली हो गया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है ना। सो बेसिकली ये हमारा इन लेमैन बोले तो ये हुआ, ठीक है। बेसिकली क्या होता है इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो COPD फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज है। इट इज नॉट कि ये ट्रीट नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये स्मोकिंग हो गया, एयर पोल्यूशन, यही मेन रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर आप इससे मिनिमाइज कर पाओगे तो ऑफ कोर्स यू कैन प्रिवेंट दिस डिजीज एंड ऑल्सो दिस डिजीज इज ट्रीटेबल ऑल्सो, ठीक है ना। सो दिस इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज and this is slowly progressive respiratory disease as the name suggests, chronic obstructive है ना। सो क्रोनिक होगा, धीरे धीरे होगा। सो स्लोली प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिजीज है ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। बेसिकली जो एयर फ्लो है ना हमारा, जहां से एयर जा रहा है आएगा, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना। सो slowly progressive respiratory disease of air flow obstruction involving the airways हो गया, हमारा pulmonary parenchyma लाइक हमारा bronchioles हो गया, bronchi हो गया, blood vessels हो गए, interstitium हो गया, alveoli, या फिर दोनों में ही अगर obstruction हो जाएगा, so that is known as COPD, ठीक है ना। सो बेसिकली वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने अस्थमा पढ़ा था, अस्थमा में भी क्या हो रहा था, बेसिकली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, एंड इन COPD ऑल्सो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। सो आप अस्थमा और अगर आपसे पूछे COPD में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस अगर डिफरेंशिएट करने को आए, सो द डिफरेंशिएशन क्या है, बेसिकली मैंने क्या बताया था कि अस्थमा में बेसिकली क्या होता है ना, कि अस्थमा में हमने देखा था कि अस्थमा में जो हमारा फोर्स एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में था, है ना, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, डिक्रीज होता है, मतलब पेशेंट को सिम्टम्स आता है, आप उनको ब्रोंको डायलेटर देते हो, आप उनको ब्रोंको डायलेटर दिया आपने, लेट्स सपोज आपने लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दिया, उसके बाद जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा बाई लाइक मोर देन 12%, लेट्स सपोज इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द अस्थमा। अस्थमा में मतलब बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है वो इंक्रीज हो रहा है, बट इन COPD इट इज नॉट लाइक दैट कि आप ब्रोंकोडाइलेटर दोगे तो FEV1 जो है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। सो दैट इज COPD रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए मैंने बताया था आपको अस्थमा में द की जो मैंने अंडरलाइन किया था कि अस्थमा में जो मेन आपको वर्ड याद रखना है, डेट इज द रिवर्सिबल है, एपिसोडिक है, नॉक्टर्नल अटैक है, याद आया आपको। सो बट COPD इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, इट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल कि ब्रोंको आपका कंस्ट्रिक्शन हुआ है, आपने ब्रोंको डायलेटर दिया तो वो डायलेट हो जाएगी, नो, इट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, बट अस्थमा इज द रिवर्सिबल, ठीक है। सो दिस इज द की डिफरेंस। COPD ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, जो COPD में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है डेट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल बाई ब्रोंको डायलेटर, ठीक है। सो COPD में आपने बहुत बार सुना होगा एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। सो COPD में बेसिकली दो चीजें हैं, COPD में बेसिकली COPD इज अ मेजर डिजीज, उसके अंदर दो चीजें आती है, फर्स्ट इज द एम्फाइसीमा एंड सेकंड इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये दोनों क्या है, हम बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। सो COPD में बेसिकली आपके पास एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है और एक आपका आता है एम्फाइसीमा। ये दोनों टर्म ना हम बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर दैट रिस्क फैक्टर फॉर COPD के क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है। सो द फर्स्ट वन इज द सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग और जो स्मोकर होते हैं दैट इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर COPD, अगर आपके एग्जाम में आए, दैट इज द सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर। उसके अलावा हमारा जो ऑक्यूपेशनल डस्ट हो गए, केमिकल्स हो गए, हमारे इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन हो रखा है, आजकल इतना ज्यादा पोल्यूशन है ना, वो हो गया। प्लस बेसिकली जो हमारे गाँव में जो लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वो वुड्स लाइक लकड़ियों वगैरह से खाना वाना बनाते हैं, सो बायोमास फ्यूल वो भी एक मोस्ट कॉमन फैक्टर माना जाता है फॉर
रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी, ठीक है ना। सो इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक हो गया, इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन हो गया लाइक बायोमास फ्यूल हो गया, है ना, इन्फेक्शन हो गए, है ना, लाइक निमोनिया एंड ऑल, ठीक है। एंड ऑल्सो जेनेटिक भी है, जेनेटिक लाइक कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अगर ये जीन जो हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन जो है डेफिशिएंट होगा तो भी होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो जो बेसिकली हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ना, वो जो एंजाइम्स है ना, वो क्या है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव फॉर लंग्स, मतलब लंग्स का एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो अगर अल्फा 1 एंड क्यों प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बेसिकली क्या करता है, ये प्रोटीएज एंजाइम है ना, प्रोटीएज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है। क्योंकि ये जो एंजाइम है ना, ये प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीएज बेसिकली जो हमारा एल्वियोली है ना, एल्वियोली की जो वॉल्स होते हैं ना उसको डिस्ट्रक्ट करता है, प्लस उसकी जो इलास्टिक रिकॉइल है, क्योंकि एल्वियोली तो प्रॉपर इलास्टिसिटी होती है ना, इलास्टिक है, सो इलास्टिक रिकॉइल जो इलास्टिसिटी है वो भी डिक्रीज करता है और वॉल को भी डैमेज करता है। तो मतलब एल्वियोली को पूरा पूरा वो डैमेज कर रहा है कौन, प्रोटीएज। एंड जो हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है, प्रोटीएज को प्रिवेंट करता है ये काम करने से। अब सोचो, अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ही डेफिशिएंट हो जाएगा तो ऑफकोर्स प्रोटीएज जिंदाबाद, प्रोटीएज अपना सारा काम करेगा, ठीक है ना। प्रोटीएज एल्वियोली के वॉल को डिस्ट्रक्ट करेगा, प्रोटीएज जो इलास्टिसिटी है उसको डिक्रीज करेगा, तो एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन करेगा अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम हो जाएगा तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। एंड जो बेसिकली जो सिगरेट स्मोकर होते हैं ना, उसमें ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, इस वजह से और ज्यादा उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से बेसिकली सीओपीडी उनमें और होते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया। सो अब हम आते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि सीओपीडी में दो चीजें हैं, एक हमारा है एम्फाइसीमा एंड सेकेंड वन इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सो बेसिकली इम्फाइसीमा क्या है, इम्फाइसीमा में बेसिकली क्या हो रहा है, इम्फाइसीमा मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा एल्वियोली है ना, एल्वियोली में क्या हो रहा है, एल्वियोली जो है वो इनलार्ज हो रही है। बेसिकली इम्फाइसीमा में क्या हो रहा है, मैंने इमेज रखा है यहाँ पे, इम्फाइसीमा में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एल्वियोली डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एल्वियोली डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एल्वियोली में प्रॉब्लम हो रहा है, एल्वियोली डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो एल्वियोली डिस्ट्रक्शन क्या क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्वियोलर वॉल जो है ना, एल्वियोली की जो वॉल्स है ना, एल्वियोली की जो वॉल्स है ना वो क्या हो रही है, वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, एल्वियोलर वॉल ब्रेक डाउन हो रही है। सो एल्वियोली का जो वॉल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, एल्वियोलर वॉल का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या हो रहा है कि जो इलास्टिसिटी है ना, एल्वियोली की जो इलास्टिसिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है, मतलब ओवरऑल बोले तो एल्वियोली का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना। सो ये क्यों हो रहा है, देखो बेसिकली क्या हुआ, आपने स्मोकिंग किया, स्मोकिंग में बेसिकली क्या होगा, टार होगा, ठीक है। वो टार क्या करेगा, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारा न्यूट्रोफिल्स हो गया, आपका मैक्रोफेजेस हो गया, वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। आपने स्मोकिंग किया, लेट्स सपोज जो सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में बेसिकली टार होगा, वो केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। अब जैसे ही वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एक्टिवेट करेगा तो हमारा न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जैसे ही वो एक्टिवेट होगा वो क्या करेंगे, वो प्रोटीएज को भी एक्टिवेट कर देंगे, जो प्रोटीएज की जो एक्टिविटी है ना उसको भी इंक्रीज कर देंगे। एंड अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीएज बेसिकली क्या करता है, एल्वियोलर वॉल ब्रेक डाउन करता है एंड इलास्टिसिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। सो प्रोटीएज एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट हो गया तो प्रोटीएज एक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, इलास्टिक फाइबर को ब्रेक डाउन करेंगे एंड एल्वियोलर वॉल को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एल्वियोलर वॉल को ब्रेक डाउन किया, एल्वियोलर वॉल को ब्रेक डाउन कर देंगे। एल्वियोलर वॉल को ब्रेक डाउन करने की वजह से क्या होगा, जो एल्वियोली है ना, जो हमारा एल्वियोली था, दैट विल मर्ज इनटू लार्ज स्पेसेस। यहाँ पे देखो आपको दिख रही है आपको एल्वियोली, प्रॉपर एल्वियोली है, प्रॉपर लाइक वॉल है, बट यहाँ पे जो इसका वॉल क्या हो गया है, वॉल डैमेज हो गया है, यहाँ पे वॉल डैमेज हो गया है, तो एल्वियोली जो है ना वो मर्ज हो जाएगी इनटू लार्ज फ्लॉपी एयर स्पेसेस, है ना। एल्वियोली वॉल का डैमेज करने की वजह से जो एल्वियोली है दैट विल मर्ज इनटू लार्ज फ्लॉपी में, ऐसे फ्लॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्ज फ्लॉपी एयर स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये लार्ज फ्लॉपी एयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो जो अंदर स्पेस होगा फॉर गैसियस एक्सचेंज वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज का जो स्पेस है, सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एल्वियोलर वॉल को ब्रेक डाउन करने की वजह से जो एल्वियोली है दैट विल मर्ज इनटू लार्ज फ्लॉपी एयर स्पेसेस में, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है जो एल्वियोली का वो कम हो जाएगा, तो गैसियस एक्सचेंज कम होगा, हाइपोक्सीमिया, बॉडी में हाइपोक्सिया होगा। फर्स्ट। सेकंड उन्होंने क्या किया, सेकंड मैंने क्या बोला कि जो इलास्टिक रिकॉइल है,
इलास्टिसिटी को भी डिक्रीज कर रहा है, जो प्रोटीज है वो इलास्टिसिटी को भी डिक्रीज कर रहा है। अगर इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जो एल्वियोली है प्रॉपर इलास्टिसिटी है, तो जैसे ही एयर को बाहर करना हो तो स्नैप बैक होती है, जैसे ही एयर को अंदर करना हो तो ये फूल जाती है। बट ये इलास्टिसिटी इसकी खत्म हो गई, अब ये प्रॉपर स्नैप बैक नहीं हो पाएगी। स्नैप बैक नहीं हो पाएगी तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर बाहर नहीं जा पाएगा अच्छे से। एयर बाहर जा नहीं पाएगा तो एयर क्या हो रहेगा, अंदर एल्वियोली के अंदर ही रहेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, एयर ट्रैप हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी कम होगी तो मतलब क्या होगा, एयर ट्रैप हो जाएगा। एल्वियोलर वॉल ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, एल्वियोली जो है वो फ्लॉपी, लार्ज फ्लॉपी एयर स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलास्टिसिटी कम होने की वजह से एयर क्या हो जाएगा, अंदर ट्रैप हो जाएंगे, अंदर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आपको ना हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेगा। हाइपर इन्फ्लेटेड, ये जो वर्ड्स बता रही हूँ ना, दिस वर्ड्स आर वेरी की, है ना, फॉर लाइक एम्फाइसीमा, सीओपीडी, सारे एग्जाम में आते हैं। सो लंग्स कैसा हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो जाएगा, जिसको बैरल चेस्ट भी बोलते हैं। बैरल चेस्ट बोलते हैं मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा होता है देन एंटीरो पोस्टीरियर, बट इन बैरल चेस्ट में क्या होगा, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा रहेगा देन ट्रांसवर्स डायमीटर। जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएंगे, मैं आपको एक्सरे में दिखाने वाली हूँ, ठीक है ना। सो स्मोक जो टार लिया उन्होंने हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस है वो एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से प्रोटीज एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, जिन्होंने क्या किया, इलास्टिक फाइबर को ब्रेक डाउन किया और एल्वियोलर वॉल को ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से जो एल्वियोली है वो डेट विल मर्ज इनटू लार्ज फ्लॉपी एयर स्पेसेस, एंड इलास्टिसिटी कम हो गई है तो हमारा एयर अंदर ट्रैप होगा, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो जाएगा, बैरल चेस्ट हो जाएगा और एयर अंदर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है ना। सो एम्फाइसीमा क्या है, एम्फाइसीमा इज द परमानेंट इनलार्जमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोली डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग एयर ट्रैपिंग एंड रिड्यूस द इलास्टिक रिकॉइल। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। सो चेस्ट एक्सरे में बेसिकली आपको क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेगा, ठीक है ना, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेगा, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेगा। देखो यहाँ पे जो हमारा कार्डियक का जो स्पेस था वो भी कम हो गया, इतना ज्यादा लंग्स हमारा इन्फ्लेट हो गया है, ठीक है। प्लस आपको जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम क्या होगा, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम होगा, दिख रहा है आपको, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम होगा। और देखो यहाँ पे एयर पूरा एक्यूमुलेटेड है, तो दिख रहा है आपको पूरा ब्लैकिश ब्लैकिश दिख रहा है ना। आप याद करो न्यूमोथोरेक्स मैंने पढ़ाया था, वहां पे भी ऐसे ब्लैकिश ब्लैकिश था, ऐसे ही यहाँ पे भी पूरा ब्लैकिश ब्लैकिश है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो वस्कुलेचर है ना, पल्मोनरी वस्कुलेचर कम तो हो गए हैं, बट यस इट इज प्रेजेंट। इन न्यूमोथोरेक्स में आपको ये जो पल्मोनरी वस्कुलेचर बिल्कुल नहीं दिखते, बट यहाँ पे थोड़े आपको दिखेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे पर दिखेंगे। प्लस वहाँ पे आपको ट्रैकल शिफ्टिंग वगैरह दिखती है, यहाँ पे ट्रैकल शिफ्टिंग वगैरह नहीं दिखेगी, ठीक है ना। एंड ऑल्सो जो हार्ट है ना वो ट्यूबुलर शेप में हो जाएगा, क्योंकि जो स्पेस है, जो मीडियास्टिनम स्पेस है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो हार्ट क्या हो जाएगा, हार्ट जो हमारा है वो ट्यूबुलर शेप में दिखेगा। सो ये हमारा एक्सरे फाइंडिंग है। सो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होगा, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम होगा, ब्लैक दिखेगा क्योंकि हमारा एयर ट्रैप हो रखा है, सो ब्लैक दिखेगा। पल्मोनरी वस्कुलेचर जो है प्रेजेंट तो रहेगा बट कम रहेंगे, एंड जो हार्ट होगा ना वो ट्यूबुलर हार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारे एक्सरे की फाइंडिंग होगी। सो हम एक्सरे में हमें पता चल जाएगा। एंड सेकंड HRCT, अगर आपसे पूछे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एम्फाइसीमा, सो दैट इज द इनफैक्ट सीओपीडी के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज द HRCT। HRCT में बेसिकली आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा। एंड थर्ड हमारा जो डायग्नोसिस है दैट इज द स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में मैंने भी बताया फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, वो अपॉन में फोर्स वाइटल कैपेसिटी वो लेस देन 0.7 होगा, मीन्स की एम्फाइसीमा है, ठीक है ना। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या होगा ना, मैंने क्या बताया कि लंग्स की जो हमारा एल्वियोली की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से एयर अंदर ट्रैप है, वो स्नैप बैक नहीं हो पा रहा है, मतलब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन प्रॉपर एयर बाहर नहीं जा पा रही है, वो अंदर ही रह रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी इन एम्फाइसीमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, दैट इज द लाइक अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिमेनिंग एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। सो एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन प्रॉपर एयर बाहर जा नहीं पा रही है, क्योंकि लंग्स की जो हमारी एल्वियोली की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो रखी है, एयर अंदर ट्रैप है, इसकी वजह से आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई, सब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड ऑल्सो DLCO क्या है, DLCO इज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ हमारा कार्बन मोनोक्साइड। सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ हमारा कार्बन मोनोक्साइड वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज द की डायग्नोसिस, मतलब कि एम्फाइसीमा का डायग्नोसिस हमारा एक्सरे हो गया, HRCT हो गया, स्पायरोमेट्री हो गया, एंड फोर्थ वन इज द DLCO।
डीएलसीओ हम करेंगे, डीएलसीओ इम्फाइसीमा में क्या होता है, डिक्रीज होता है। डीएलसीओ क्या है, दिस इज द डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। सो बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्वियोली का सरफेस एरिया कम हो रखा है, इलास्टिसिटी सरफेस एरिया कम हो रखा है, तो प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा ना। उसका जो सरफेस एरिया कम हो गया तो प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो हमारा डीएलसीओ में बेसिकली क्या होता है कि कार्बन मोनोक्साइड कितना डिफ्यूज हो पा रहा है, सो प्रॉपर डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। सो डीएलसीओ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन एम्फाइसीमा में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये हो गया। सो बेसिकली क्या हुआ, एल्वियोलर की स्कैरिंग हुई है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखो ये हमारा नॉर्मल एल्वियोली है, ये हमारा नॉर्मल एल्वियोली है, एंड ये हमारा क्या बोलते हैं, इम्फाइसीमा वाला एल्वियोली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पूरा मर्ज हो गए हैं, दिख रहा है आपको, पूरा मर्ज हो गए हैं ना, लार्ज फ्लॉपी एयर स्पेसेस में मर्ज हो गए हैं, ठीक है ना। और इसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी कम खत्म हो गई है, ठीक है ना। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। इम्फाइसीमा में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, एल्वियोली में, डिस्टल टू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। सो ये हुआ। सो एल्वियोलर स्कैरिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है, प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ तो आप क्या करोगे, आप ऑक्सीजन कम होता तो आप हाइपर वेंटिलेट करोगे, है ना। लाइक आप जो फास्ट ब्रीदिंग करोगे टू मेंटेन दिस नॉर्मल वैल्यू। सो क्या होगा, हाइपर वेंटिलेट करेंगे। हाइपर वेंटिलेट करने की वजह से क्या होगा, CO2 वॉश आउट होगा, PaO2 कम हुआ, PaO2 कम होने के रिस्पॉन्स में आपने हाइपर वेंटिलेट किया तो CO2 वॉश आउट होगा, CO2 वॉश आउट होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट PaCO2 क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। सो इन एम्फाइसीमा आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। याद करो, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर मैंने क्या बताया था, PaO2 कम होता है बट PaCO2 जो है वो नॉर्मल रहेगा या तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, बुल्ला फॉर्म हो रहा है ना। देखो ये बेसिकली हमारा ये एयर स्पेसेस पॉकेट्स बन रहे हैं। लेट सपोज अगर ये रप्चर हो गए, अगर ये रप्चर होंगे तो ये जो एयर है वो कहाँ जाएगा, सारा हमारे लंग्स पे, हमारा जो प्लूरल कैविटी में हमारा ये सारा एयर जाएगा। अगर ये प्लूरल कैविटी में बहुत सारा एयर आएगा तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स होने लग जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स पता है ना आपको, न्यूमोथोरेक्स मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था, कुछ दिन पहले। तो न्यूमोथोरेक्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि एयर कलेक्शन इन द प्लूरल कैविटी। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि हमारा लंग्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अब लंग कोलैप्स होगा तो क्या होगा, लंग कोलैप्स हो गया, लंग कोलैप्स हो जाएगा तो बेसिकली प्रॉपर गैस एक्सचेंज और नहीं होगा। गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो जो हमारा गैस एक्सचेंज नहीं होगा प्रॉपर, तो क्या होगा, बॉडी में हाइपोक्सिया होगा। एंड आप सबको पता है कि हाइपोक्सिया, जब बॉडी में हाइपोक्सिया होता है, जब ऑक्सीजन कम होता है तो जो हमारा पल्मोनरी वेसल्स है वो क्या होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं। सो पल्मोनरी वेसल्स क्या होंगे, कंस्ट्रिक्ट होगा। पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी में ज्यादा प्रेशर है ना। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हुआ तो जिसकी वजह से जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है ना। सो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा पुश मतलब ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो आपको राइट वेंट्रिकुलर फेलियर देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं कोर पल्मोनल, ठीक है ना। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्फाइसीमा, सो दैट इज द कोर पल्मोनल और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। क्यों हुआ, क्योंकि बुल्ला था, बुल्ला रप्चर हुआ, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हुआ, लंग कोलैप्स हो गई, क्या बोलते हैं हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया की वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हुआ, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया तो कोर पल्मोनल होगा। वेरी सिंपल, ठीक है ना। सो आपको मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी समझ में आ गया, आपको क्या बोलते हैं सारा डायग्नोसिस भी समझ में आ गया, लंग्स कैसे दिखेगा वो भी आपको चेस्ट एक्सरे में समझ में आ गया, आप चेस्ट एक्सरे आप इजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें ना आपको ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिकली स्मोकिंग की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से या फिर इंडोर या आउटडोर पोल्यूशन की वजह से बेसिकली वो आपके अंदर गया एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट हो गए, ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ। तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग सजेशंस करना है। सो सिगरेट स्मोकिंग को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आप प्रोपियोन ड्रग दे सकते हो, आप निकोटिन डी एडिक्शन दे सकते हो, लाइक निकोटिन बकल स्प्रे हो गया, है ना, या फिर वेनिक्लिन दे सकते हो, दैट इज अल्फा 4 बीटा 2 पार्शियल एगोनिस्ट निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, तो ये ड्रग दे सकते हो। एंड ऑल्सो अगर बुल्ला है, अगर ऑलरेडी बुल्ला फॉर्म है तो आप बुलेक्टोमी कर सकते हो कि सो दैट बुल्ला रप्चर ही ना हो, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो ही ना, कॉम्प्लिकेशन हो ही ना। सो आप क्या करोगे, सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है, बुलेक्टोमी होता है।
बुलेक्टोमी में क्या होता है, जो बुल्ला फॉर्म हो रखा है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है ना। बट अगर जो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो रखी है, एम्फाइसीमा एकदम लास्ट स्टेज तक हो रखा है, पूरा का पूरा एल्वियोली ही डिस्ट्रक्ट हो रखी है, देन द लास्ट स्टेज क्या है, दैट इज द लंग ट्रांसप्लांटेशन। लंग ट्रांसप्लांटेशन इज द लास्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। सो ट्रीटमेंट समझ में आपको आ गया, डायग्नोसिस समझ में आ गया। बेसिकली एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है, जो हमारा एल्वियोली है वो डिस्टेंडेड हो गई है, एल्वियोली मर्ज इनटू लार्ज फ्लॉपी एयर स्पेसेस, एंड जो उसकी इलास्टिसिटी है वो भी कम हो गई है। तो एक तो लार्ज फ्लॉपी एयर स्पेसेस में हो गई है, तो अंदर बहुत सारा एयर ट्रैप हो जाएगी, इलास्टिसिटी भी कम हो गई है, तो बहुत सारा एयर अच्छे से इसमें ट्रैप रहेगी, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो हाइपर इन्फ्लेटेड दिखेगा, बैरल चेस्ट दिखेगा, डायफ्राम फ्लैट दिखेगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ कुछ चीजें होगी हमारे एम्फाइसीमा में। Coming to the second one, that is the chronic bronchitis. So chronic bronchitis क्या है? Bronchitis का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा। Bronchitis मतलब कि inflammation of the bronchus. Inflammation of the bronchus due to long term, chronic है, धीरे धीरे bronchus में क्या हो गई है, inflammation हो गई है। आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। सो ब्रोंकस में क्या हो गया, बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है ना। सो इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, सो इसमें बेसिकली ब्रोंकाइटिस हो गई है, ब्रोंकाइटिस की वजह से जो हमारा ब्रोंकस है वो इन्फ्लेम्ड हो गई है, स्वेलेंड हो गई है, थिक हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, एंड म्यूकस जो है वो थिक है, इसकी वजह से और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। सो बेसिकली सीओपीडी होता ही यही है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। सो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो रहा है कि ब्रोंकाइटिस हो गया, जो ब्रोंकस की जो वॉल्स है वो स्वेल्ड हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, थिक हो गई है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा था, प्लस और ज्यादा उसमें म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, तो और वो जो म्यूकस है वो थिक है, सो प्रॉपर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है इन ब्रोंकाइटिस। तो दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल हमारा ब्रोंक्यूल्स है, नॉर्मल है, एंड यहाँ पे आपको देखो पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, पूरा का पूरा जो अंदर का जो वॉल्स है पूरा इन्फ्लेम्ड हो गई है, थिक हो गई है, सो ये पूरा एरिया क्या हो गया, एकदम कम हो गया है। सो दैट इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसका जो डेफिनेशन बोलेंगे तो दैट इज द chronic presence of cough and sputum for at least 3 months, very very important, for at least 3 months in each of 2 consecutive years in patient in whom other causes of chronic cough have been excluded. So chronic presence of cough and sputum for at least 3 months in each consecutive years for 2 साल के लिए, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और अदर जो फैक्टर है उसको एक्सक्लूड करने के बाद, ठीक है ना। सो बेसिकली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, सो इसमें भी वही सेम इरिटेंट्स आया, स्मोकिंग हो गया, एनीथिंग, वो इरिटेंट्स आया तो वो क्या करेगा, एयरवे को क्या करेगा, इन्फ्लेम्ड करेगा, वो इरिटेंट्स अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, एयरवे को जो हमारा एयरवेज है, उस इरिटेंट्स के रिस्पॉन्स में हमारा एयरवे खुद को बचना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, इन्फ्लेम करेगा, तो ऑफकोर्स वहां पे थिक स्वेलोन है ना, थिक हो जाएगा, स्वेलोन हो जाएगा हमारा एयरवेज, ठीक है। अब ये हुआ, इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे गॉबलेट सेल्स है ना, गॉबलेट सेल्स है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, है ना, गॉबलेट सेल्स हो गया, हमारा म्यूकस ग्लैंड हो गया, है ना, सो म्यूकस ग्लैंड हो गया, वो क्या हो जाएगा, म्यूकस ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे, गॉबलेट सेल्स नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, म्यूकस बहुत सारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, कोई बात नहीं, म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, एंड ये जो म्यूकस है ना वो थिक होगा, एंड ऑल्सो यहाँ पे सिलियरी डैमेज भी हो गया, ठीक है ना। सिलियरी डैमेज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इरिटेंट्स की वजह से इन्होंने क्या किया, सिलियरी डैमेज भी किया। सिलिया क्या करता है बेसिकली, सिलिया मतलब चलो म्यूकस प्रोड्यूस तो हुआ, बट सिलिया क्या करेगा, ये म्यूकस को बाहर एक्सपेल करने में हेल्प करेगा, बाहर करेगा, बट ऑलरेडी सिलिया भी डैमेज हो गया, तो म्यूकस बाहर भी नहीं आ पाएगा, तो अंदर ही थिक होते होते वो जमने लगेगा, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन और होगा, ऑलरेडी एयरवे इन्फ्लेम्ड हुआ था, तो एक तो ऑब्स्ट्रक्शन वहां से हुआ, प्लस हाइपरप्लेजिया हुआ हमारा म्यूकस ग्लैंड का, गॉबलेट सेल बहुत ज्यादा हो गए तो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा था। अब म्यूकस जो प्रोड्यूस हो रहा था वो निकलना चाहिए था बाई सिलियरी, सिलिया उसको बाहर निकालती, बट सिलियरी को भी डैमेज कर रहा है हमारा वो इरिटेंट्स, जिसकी वजह से वो म्यूकस है वो अंदर ही रहेगा, थिक होके जमते रहेगा, सो जिसकी वजह से और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सो सिलियरी डैमेज होगा तो वो स्टेसिस होगा, मतलब जो म्यूकस बना है वो स्टेसिस होगा, है ना, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी होगा, ऑफ कोर्स वो जो म्यूकस है वो अंदर ही रहेगा, तो इन्फेक्शन तो होना है, तो रिपीटेड इन्फेक्शन भी होगा, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा म्यूकस है, कंस्ट्रक्शन ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, सो प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर गैस एक्सचेंज भी नहीं होगा, गैस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना, लेट्स सपोज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे हमारा एल्वियोली था, यहाँ पे हमारा गैस एक्सचेंज होना चाहिए था, है ना, ये हमारा यहाँ पे हमारा एल्वियोली था, यहाँ पे गैस या एयर आती है, प्रॉपर गैस एक्सचेंज होता है हमारा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, अब रेजिस्टेंस हो गया है तो प्रॉपर गैस एक्सचेंज भी नहीं होगा, प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो PaO2 ऑफ कोर्स कम होगा, PaO2 जो है वो क्या होगा, कम होगा,
ठीक है। PaO2 कम होगा, ठीक है, ब्लॉक एयरवे को पूरा ब्लॉक कर देगा, सो लेस ऑक्सीजन होगा बॉडी में लेस ऑक्सीजन होगा एंड लेस ऑक्सीजन होगा, तो जिसकी वजह से आपको ना ब्लूइश दिखेगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई फॉरगेट टू टेल कि इम्फाइसिमा को ना पिंक पफर्स भी बोलते हैं, पिंक पफर्स बोलते हैं, पिंक पफर्स बोलते हैं। पिंक पफर्स अपीयरेंस मतलब कि PaO2 यहाँ पे कम हुआ था ना, सो इन रिस्पॉन्स टू दैट जो पेशेंट है वो हाइपर वेंटिलेट करेंगे सो दैट कि मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन हो, सो फॉर इन रिस्पॉन्स टू दैट बॉडी हाइपर वेंटिलेट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे पिंक पफर्स अपीयरेंस होगा, है ना। बट इनमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हुआ कि ऑक्सीजन कम हुआ, रेजिस्टेंस हो रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रखा है, सो इसके रिस्पॉन्स में बॉडी में साइनोसिस होगा, ब्लूइश हो जाएगा, उसको हम ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स बोला जाता है और इम्फाइसिमा को पिंक पफर्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। लेस ऑक्सीजन टू द बॉडी, अब लेस ऑक्सीजन होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रखा है, तो लेस ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, लेस ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर पेशेंट क्या करेगा, हाइपोवेंटिलेट होगा। वहां पर हाइपर वेंटिलेट किया, तो क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इन रेजिस्टेंस की वजह से पेशेंट हाइपोवेंटिलेट हो जाएगा। तो ऑलरेडी PaO2 कम था, ऊपर से हाइपोवेंटिलेट हो गया पेशेंट, हाइपोवेंटिलेट की वजह से PaCO2 भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो PaCO2 भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो PaO2 भी कम हो गया, PaCO2 भी ज्यादा हो जाएगा, तो ब्लू ब्लोटर्स हो गए, यहाँ पे जो पेशेंट है वो ब्लूइश दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। सो PaCO2 ऑफ कोर्स अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, पेशेंट ड्रॉजी होगा। PaO2 अगर ज्यादा होगा तो CO2 ज्यादा होगा बॉडी में, तो CO2 ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ड्रॉजी अपीयरेंस होता है, सो ड्रॉजी होगा, पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड वेट गेन भी होने लग जाएगा, ठीक है ना। सो इम्फाइसिमा में वेट लूज होता है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में वेट गेन होता है, सो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड PaO2 भी कम है और PaCO2 भी ज्यादा है, सो PaO2 कम है, PaCO2 ज्यादा है, सो यहाँ पे टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। इम्फाइसिमा में टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल रहा है क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है ना। सो ये हमारा हुआ। अगर हम क्या बोलते हैं डायग्नोसिस की बात करें तो ऑफ कोर्स हम स्पायरोमेट्री करेंगे। चेस्ट एक्सरे में आपको जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग है वो इंक्रीज दिखने को मिलेगी, है ना। और बेसिकली ना इसको हम इस लंग्स को हम इन्फेक्टेड और गंदा लंग्स बोलते हैं, डर्टी लंग्स, क्योंकि म्यूकस ही म्यूकस भरा हुआ है ना, अंदर म्यूकस भरा हुआ है, थिक म्यूकस भरा हुआ, बाहर आ नहीं पा रहा है। सो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लंग्स को हम बोलते हैं डर्टी लंग्स और बिजी लंग्स, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पुटम अंदर भरा हुआ था, थिक स्पुटम भरा रहता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। सो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दिख रहा है आपको, इंक्रीज हो जाएगी। सो ये हमारे एक्सरे में फाइंडिंग होगा। उसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे देख लिया, DLCO यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, क्योंकि DLCO क्या था, डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोक्साइड, सो वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कार्बन मोनोक्साइड जो है ना प्रॉपर डिफ्यूज हो जाएगा, सो ये इसकी वैल्यू नॉर्मल रहेगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगेन HRCT होगा। ABG में आपको PaO2 कम मिलेगा और PaCO2 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें सो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। क्यों एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि म्यूकस है अंदर, म्यूकस अंदर भरा हुआ है, सो इन्फेक्शन के चांसेस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस है, हम एंटीबायोटिक्स देंगे प्लस म्यूकोलाइटिक्स देंगे। म्यूकोलाइटिक्स क्या है, म्यूकोलाइटिक्स इज म्यूकस को ब्रेक करेगा, म्यूकस को ब्रेक करके बाहर एक्सपेल करने में हेल्प करेगा, सो हम म्यूकोलाइटिक्स देते हैं, दैट इज N-एसिटाइलसिस्टीन हो गया, लाइक N-एसिटाइल आपने सुना होगा, N-एसिटाइल सिस्टीन हो गया, है ना, N-एसिटाइलसिस्टीन हो गया हमारा, ब्रोमोहेक्सोल हो गया, सो ये सारे हम म्यूकोलाइटिक्स देते हैं। ब्रोमोहेक्सिन हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, सो ये सारे हमारे म्यूकोलाइटिक्स है। उसके अलावा ब्रोंकस में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है ना, सो हम ब्रोंकोडाइलेटर भी देंगे, लाइक लामा हो गया, है ना, लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट हो गया, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हो गया, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, तो सारे हम ब्रोंकोडाइलेटर देंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा कि फॉर COPD पेशेंट को हम लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन कभी नहीं देते हैं। रीजन मैं बताने वाली हूँ। सो हम लो फ्लो ऑक्सीजन देंगे। लो फ्लो ऑक्सीजन बेसिकली क्या करेगा, मोर्टेलिटी को कम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करेगा, तो जो वर्किंग कैपेसिटी है पेशेंट का वो इंक्रीज होगा, क्योंकि PaO2 कम हो रखा है ना और PaCO2 ज्यादा हो रहा है, सो ड्रॉजी है, सो हम क्या देंगे, लो फ्लो ऑक्सीजन देंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन की क्या क्या इंडिकेशन है, तो अगर SpO2 लेस देन 88% है, दिस टू थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ कि हम COPD पेशेंट को हमेशा हम लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं इन स्पाइट ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि देखो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है,
क्रोनिकली पेशेंट के अंदर PaCO2 इंक्रीज है ना, इंक्रीज है। तो जो हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो है CO2 के रिस्पॉन्स में कोई एक्ट नहीं करेगी। CO2 क्योंकि ऑलरेडी वो बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी वो क्रोनिकली PaCO2 बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सो ब्रेन जो है ना वो लेस सेंसिटिव हो जाएगी, ब्रेन जो है वो लेस सेंसिटिव हो जाएगी टू CO2 लेवल के लिए ब्रेन जो है वो लेस सेंसिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब CO2 के लिए तो ब्रेन लेस सेंसिटिव हो गई। अगर आपने बहुत ज्यादा, तो बेसिकली जो COPD पेशेंट में जो ब्रेन ना, अगर ऑक्सीजन कम होता है तो उसके लिए वो सेंसिटिव होती है कि हाँ ऑक्सीजन कम हुआ है तो पेशेंट को हाइपरवेंटिलेट करना चाहिए सो डेट और थोड़ा CO2 रिमूव करे, है ना। बट इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में पेशेंट बेसिकली PaCO2 ज्यादा है, ऑलरेडी क्रोनिकली ज्यादा है, तो जो ब्रेन है वो लेस सेंसिटिव हो गई है CO2 को। एंड अगर ऊपर से आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दिया, हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दिया, तो ब्रेन को तो लगेगा ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन है, तो मैं और आराम से रिलैक्स होकर सांस लेता हूँ, तो हाइपोवेंटिलेशन में और चला जाएगा, तो जिसकी वजह से CO2 और रिटेन होने लग जाएगा। CO2 और रिटेन हो जाएगा तो मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है ना। सो बिकॉज ऑफ डैट हम क्या देते हैं, लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। एंड हमारा जो टारगेट सेचुरेशन टारगेट भी होता है ना, वो भी कम होता है कंपेरिजन टू नॉर्मल पर्सन, ठीक है ना। सो हम लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि जो COPD पेशेंट का जो ब्रेन है वो किससे स्टिमुलेट होता है, लो ऑक्सीजन से स्टिमुलेट होता है। जब हमारे में CO2 कम होने से स्टिमुलेट होता है, बट इन COPD पेशेंट लो ऑक्सीजन से स्टिमुलेट होता है, इसलिए हम लो ऑक्सीजन देते हैं, है ना, लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, सो डेट कम ऑक्सीजन बॉडी में, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा CO2 बहुत कम हो जाएगा तो और कम सांस लेने लग जाएगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सो इंडिकेशन कब देंगे हम ऑक्सीजन, अगर SpO2 लेस देन 88% है एट रेस्ट, अगर 88% से कम है, या फिर अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है, मतलब कि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो अगर 89% से कम है तो हम ऑक्सीजन देंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि 92, 93, 94 है तो ऑक्सीजन देना है, नो। अगर 88% से कम है, या फिर अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन पेशेंट में अगर 89% से कम है, तो इंडिकेशन है फॉर ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो हमारा दो चीज समझ में आ गया कि फर्स्ट इज द एम्फाइसीमा एंड सेकंड वन इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, है ना। सिम्टम्स ऑफ COPD की बात करें तो मैंने बता दिया कि क्रोनिक कफ, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो होना ही होना है, स्पुटम प्रोडक्शन दैट इज द मोस्ट कॉमन साइन होता है बेसिकली इन COPD पेशेंट में। उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस हो गया, वेट लॉस होगा, है ना, बेसिकली वेट लॉस हमारा एम्फाइसीमा में होगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया लाइक इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट में, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों के दोनों सेम, दोनों चीजें पेशेंट को हो जाती है ना, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। बैरल शेप चेस्ट होगा बेसिकली इन एम्फाइसीमा में, है ना, बताया मैंने आपको। टेकिपनिया होगा, टेकिपनिया किसमें होगा, बेसिकली एम्फाइसीमा में होगा। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स यूज करेंगे, क्योंकि हाइपरवेंटिलेट पेशेंट करते हैं एम्फाइसीमा में, सो एक्सेसरी मसल्स का यूज करेंगे। टेकिपनिया होगा, हुबर साइन प्रेजेंट होगा। हुबर साइन बेसिकली क्या होता है, पैराडॉक्सिकल इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज, है ना, दैट इज द हुबर साइन प्रेजेंट होता है COPD पेशेंट में। ट्राइपोड पोजिशन पेशेंट लेगा, दिस इज द ट्राइपोड पोजिशन, है ना। ऐसे पेशेंट विथ एंड स्टेज ऑफ COPD बेसिकली क्या करते हैं, इस वाले पोजिशन में रहते हैं, मतलब लीनिंग फॉरवर्ड और आर्म को ऐसे और स्ट्रेच कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा सा उनको सांस लेने में थोड़ा इजी हो। तो ट्राइपोड पोजीशन हमेशा ऐसे गेन करके रखेगा COPD पेशेंट, ठीक है। सो ये हमारा होता है सिम्टम्स। अगर मैं इसकी ना COPD की ग्रेडिंग भी होती है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। सो माइल्ड में क्या होगा, FeV1 अपॉन में FVC जो रेशियो है दैट इज लेस देन 0.7 होगा, ये तो सबका नॉर्मल है। बेसिकली जो FeV1 दैट इज द फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो है, इन फॉर माइल्ड COPD क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू 80 होगा। फॉर मॉडरेट जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है वो 50 to 80% होगा। एंड फॉर सीवियर जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है वो 30 to 50 से कम होगा। एंड वेरी सीवियर में जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है वो लेस देन 30 होगा। सो ये वैल्यू याद रखना, यहाँ से भी MCQ आता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है कि ब्रोंकोलाइटर देंगे, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे दैट इज द लो फ्लो ऑक्सीजन थ्रू नेजल कैनुला, है ना। एंड वैक्सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर COPD पेशेंट में। तो कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, एक हमारा कोविड वैक्सीन हो गया, हमारा न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गया, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गया और पर्टूसिस वैक्सीन हो गया। ये 4 वैक्सीन की नीड होती है फॉर COPD पेशेंट का। प्लस ऑफ कोर्स स्टॉप द स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग इज द मेन फैक्टर, सो स्मोकिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। उसके अलावा एक और वर्ड है दैट इज द एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ COPD, जैसे हमने अस्थमा पढ़ा था ना, अस्थमा स्टेटस अस्थमेटिकस, वैसे ही एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ COPD होता है, मतलब कि
सडन वर्सनिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस होगा, स्पूटम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाएगा, पेशेंट नॉट एबल टू टॉक, मतलब बोलेगा भी तो सिर्फ वर्ड्स में बोलेगा, सो उसको बोलेंगे एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ सीओपीडी। सो इन दैट केस हम पेशेंट को क्या देते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेजल कैनुला से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देना पड़ता है। एंड इसमें हम टारगेट SpO2 कितना रखते हैं, अगेन एट 88 to 92%, ऐसा नहीं कि 99 रखना, नो, जो टारगेट SpO2 रखेंगे डेट इज 88 to 92% रखेंगे, और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देंगे, आइदर टाइट फिटिंग फेस मास्क के थ्रू या फिर हेलमेट के थ्रू, ये रहा, या तो हम इसके थ्रू देंगे, है ना, या फिर हम ऐसे, क्योंकि दिस वन ना, दिस NIV मास्क इज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है ना। सो कुछ पेशेंट को ये हेलमेट भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है। सो फॉर एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ COPD हम टाइट फिटिंग फेस मास्क या फिर हेलमेट इंटरफेस भी यूज़ करते हैं। सो ये हमारा COPD के बारे में था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी बहुत ईजिली वे में, कि COPD क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, क्या डिफरेंस है, क्या डायग्नोसिस है, जो चेस्ट एक्सरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्या हम देते हैं। एंड COPD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अस्थमा एंड COPD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for exam point of view. Okay, so that's all about today. Thank you so much. All the best.